आप देखिए ना, मणिपुर जल रहा, प्रधानमंत्री मणिपुर का मौ नहीं बोल पाते हैं। पता नहीं मौ शब्द बोलने से प्रधानमंत्री महंगाई का मौ और मणिपुर का मौ नहीं बोल पाते, इतना घबरा क्यों रहे हैं। ईडी इनकम टैक्स इसका कमाल है। और अली बाबा 40 चोर, 38 पार्टियां, ये चिल्लर पार्टियां हैं। ऐसी पार्टियां जिन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। सर्वे जो आ रहे हैं एनडीए वर्सेज जो इंडिया है, उसको इंडिया को बढ़त जो मिल रही है क्या है, क्या कहा, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है। अरे पगले, तू धर्म का आवरण लेकर तू पगला कैसे बोलता रहता है। होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है, डिफेंस मिनिस्ट्री का फेल्योर है, और खुद प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी है। एक कमजोर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, जिसके कारण पाकिस्तानी मूल की महिला भारत में प्रवेश कर गई। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी हैं। जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या लग रहा है कि 2024 में अब इंडिया भारी पड़ रहा है एनडीए पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी के व्यवहार से, उनके कर्मों से सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, पूरा देश परेशान है। प्रधानमंत्री जी का जो क्रेज़ था वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस के नेताओं ने भी ये कहा कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जीत नहीं हासिल की जा सकती। कितने दिन आप किसी भी चीज़ को रंग पेंट करके चलाएंगे। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता पर आपको आनी पड़ेगी। जो 2012-13-14 में जो बातें प्रधानमंत्री जी जिस जादू की छड़ी को लेकर घुमा करते थे, जिनके पास पूरे भारत की समस्या का समाधान था, वो खुद भारत के लिए एक समस्या बन गए। तमाम समस्याएं हैं। बेरोजगारी से त्राहिमाम हो रहा है, कोरोना में लोग त्राहिमाम हो गए, मणिपुर जल रहा है, बाढ़ से और प्राकृतिक आपदाओं से पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा, विदेशी दौरा में मस्त हैं, पार्टी के प्रचार में मस्त हैं। एक प्रधानमंत्री का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपनी जनता की सुधि ले। आखिर क्यों, क्या कारण है। चाहे वो पुलवामा की घटना हो तो प्रधानमंत्री जी सेल्फी ले रहे थे जिम कारपेट में। आप देखिए ना, मणिपुर जल रहा, प्रधानमंत्री मणिपुर का मौ नहीं बोल पाते हैं। पता नहीं मौ शब्द बोलने से प्रधानमंत्री महंगाई का मौ और मणिपुर का मौ नहीं बोल पाते, इतना घबरा क्यों रहे हैं। ये सवाल है। सवाल है कि दिल्ली में बाढ़ आया था, कृत्रिम बाढ़, जानबूझकर छोड़ दिया गया था पानी। आज दिल्ली की चर्चा आप देखिए, आगरा, मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी डूब गई, आप उस पर चर्चा नहीं करते। खुद नोएडा फिल्म सिटी के बाहर फ्रांस में रह करके भी जायजा ले रहे थे यहाँ पे जो गवर्नर है। अरे भाई साहब, आपने जो एलजी की बात की, एलजी क्या सिर्फ वेतन और सरकारी सुविधा के लेने के लिए बना है? क्या आपको नहीं पता कोरोना से ज़्यादा पॉल्यूशन से लोग प्रभावित हैं? कभी डीटीसी की बसों की स्थिति देखा है आपने? कभी प्रधानमंत्री जी अपने लिए 85,000 करोड़ का विमान ले लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं देखा कि दिल्ली की जनता कैसे बसों से भी सफ़र नहीं कर पाती, बसों की संख्या नहीं है। तो प्रधानमंत्री एलजी से क्यों नहीं संवाद करते? प्रधानमंत्री के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर बसों की समस्याएं हैं, नहीं देखते क्यों? आप बताइए। आप कहते हैं एलजी से जायजा ले रहा था। अरे भैया, आपको जाना ही नहीं था। आपके घर में जब आप पत्रकार महोदय, आप एक बात बताइए, जब आपके घर में समस्याएं होंगी तो क्या आप बाहर का दौरा करेंगे? नहीं करेंगे। एक समझदार आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। आप समस्याओं को सुलझाने के बजाय आप विदेशी टूर पर घूम रहे, फिर वही डाक के 3 पात वाली बात है। क्या लग रहा है 2024 की जो रणनीति अभी कल बनी है, विपक्ष ने एक तरफ बनाया वहाँ पर बेंगलुरु में, और यहाँ पर एनडीए के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा चौड़ा स्पीच दिया, उसमें ये भी कह दिया कि जो है विपक्ष एकजुट जो हो रहे हैं वो सारे जो है भ्रष्टाचारी हैं, इस तरीके की बात कही गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी उस चालक की तरह हैं जो राइट का सिग्नल देकर लेफ्ट को जाते हैं और पीछे का आदमी एक्सीडेंट कर जाता है। ये प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, 27 तारीख का वो वाकया याद होगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मोदी मतलब भ्रष्टाचारियों को
इनाम पुरस्कृत करना, गारंटी। आप देखिए ना, जिस आदमी पर आरोप लगा रहे थे उसको वित्त मंत्री बना दिया। जिस छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाले में 2 साल की सजा हुई वो मंत्री हैं। जिस हसन मुशर्रफ पर 40,000 किसानों से 10,000 रुपये लेने का आरोप था वो हसन मुशर्रफ मंत्री है। आप उससे भी पहले में अगर जाएंगे तो मोदी वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप पार्टी में आए सारे दाग मुक्त हो जाएं। यही तो है उसका फार्मूला, वरना पूरा देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे मोदी जी। मोदी जी ये बताइए कि जिस शुभेंदु अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसके शारदा नारदा में नाम हो, उसे आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया। जिस कांग्रेसी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा नारदा की बात थी, जल से जुड़े हुए मामलों में आप ईडी सीबीआई भेज रहे थे, उनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में जिस सम्राट चौधरी पर आप कोसते नहीं कसते थे, परिवारवाद से लेकर अयोग्यता तक की बात कह रहे थे, उस अयोग्य आदमी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप देख लीजिए। लेकिन राजभर जैसे नेता जो अभी तत्काल शामिल हो गए हैं और तमाम एनडीए के जो बिखर गए थे उनको भी ढूंढ करके लाया गया है, तो क्या अब मजबूती नहीं आएगी? 38 दल हो गए हैं अब तो इसमें। देखिए, कोई मजबूती नहीं है, सब ईडी सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसका कमाल है। और अली बाबा 40 चोर, 38 पार्टियां, ये चिल्लर पार्टियां हैं। ऐसी पार्टियां जिन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। क्या 38 + 2 की हिसाब लगा रहे हैं? जो अखिलेश यादव ने कहा है कि 38 + 2 हो जाए 40 हो जाएंगे। सीबीआई ईडी को छोड़ दीजिएगा। बगैर ईडी और सीबीआई के आपको क्या लगता है कि आप क्या विधायकों को तोड़ पाएंगे? क्या विधायकों को खरीद पाएंगे? तो साफ साफ है, अजीत पवार की घटना, शुभेंदु अधिकारी की घटना, हेमंत बिस्व शर्मा की घटना, नारायण राणे की घटना, तेलुगु देशम पार्टी के 5 सांसदों की घटना, ये साफ साफ बताता है कि किस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देश के लोग अब समझ चुके हैं, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। नफरत की बाजार बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी, मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी, लोगों में आपसी भाईचारा कायम होगा, देश मजबूत होगा। ये कौन लोग हैं? आप देख रहे हैं, जिस बाबा बागेश्वर को लेकर ये लोग हिंदू राष्ट्र करवा रहे, उन्होंने हिंदू महिलाओं का अपमान किया है, हिंदू साधु संतों का अपमान किया है। क्या कहा? जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है। अरे भैया, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। क्या बोला है? कुत्ता 2 तरह के होते हैं, एक पालतू, दूसरा फालतू। मतलब जो आदमी कंठमाला गले में डाला है वो पालतू कुत्ता है, और जो नहीं डाला है वो फालतू है। तो ये हिंदू धर्म का, सनातन हिंदू धर्म के साधु संतों का, धर्मगुरुओं का अपमान है। खुद 2.25 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव बोला था कि औरतें निर्वस्त्र अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि रामायण से सीख लेने की ज़रूरत है। रामायण ने साफ साफ कहा है कि हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, उत्तम आचरण का नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप रावण और कालनेमी को देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बागेश्वर, ये जो पगला, और 2.25 आँख वाला कानिया, बागेश्वर के पागल तो हैं ही। बागेश्वर कैसे पागल हो सकते हैं? बिल्कुल पागल है ये। आप सोचिए, क्या इनके घर में कुमारी बहन बेटियां हैं तो क्या वो खाली प्लॉट की तरह हैं? अरे भाई, पूछ रहे हैं। अब उनकी बहन ने किसी से गैर धर्म वालों से शादी की है तो वो रजिस्ट्री हो गया। अरे भैया, अरे पगले, तू धर्म का आवरण लेकर तू पगला कैसे बोलता रहता है? और इसे कुछ आता ही नहीं है। बालासोर की घटना की जानकारी थी इस पगले को, और पगलेठ ने, ये पाखंडी ने, डपोर संघी ने एक बार भी उस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं, उनका पर्ची निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने कहा है कि बागेश्वर बाबा, उनकी स्माइल अच्छी लगती है। वो जब हिंदू जो है, ऐसे हिंदुओं को कह रही, हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से आके, और बाबा बागेश्वर को लाइक करती है, तो कुछ तो बात होगी। ये सरासरी मोदी सरकार का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, रॉ का फेल्योर है, होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है, डिफेंस मिनिस्ट्री का फेल्योर है, और खुद प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी है। एक कमजोर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, जिसके कारण पाकिस्तानी मूल की महिला
भारत में प्रवेश कर गई, आखिर उसकी जांच तक क्यों नहीं हुई? सरकार को पता तक नहीं चल पाया कहीं वो जासूस हो? उसकी जांच होनी चाहिए। और अरे जांच कब हो रही है, कब आई भारत में, आप बता दीजिए ना। आप इतने दिन में तो आप जांच तो वो भी बता सकते हैं ना। प्रदीप करूलकर के बारे में भी तो पूछ लीजिए, जो आरएसएस का है ना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप रघुवंशी के बारे में बात कर लीजिए ना, जो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी, हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप उस शर्मा आईपीएस के बारे में भी तो कर लीजिए, जिसको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। 2 दिन यूपी के कह रहे हैं योगी जो है क्या काफी हुआ सख्त हो गए। देवेंद्र सिंह का? अरे भाई सुन तो लीजिए, जब सोशल मीडिया में वायरल हो गया, सरकार को पता तक नहीं थी, एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर गृह मंत्री के रहते हुए पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में आ गए, उसे जानकारी नहीं। और इस बात को बेवजह आप टीवी पर इसलिए चला रहे कि आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। मसला सीमा का नहीं है, मसला रोजगार का है, मसला आपके सिक्योरिटी का है, मसला शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का है। तो क्या लग रहा है, आप सर्वे जो आ रहे हैं एनडीए वर्सेज जो इंडिया है, उसको इंडिया को बढ़त जो मिल रही है, क्या अब इससे राहुल गांधी, क्योंकि पीएम फेस भी नहीं बनेंगे ऐसा कह दिया खड़गे ने, तो अब क्या होगा? भाई सुन तो लीजिए, आपको याद होगा 1990 में बहुमत होने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी जीतने के बावजूद भी गांधी नेहरू परिवार ने जो त्याग का मिसाल पेश किया, मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया और अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। तो सोच लीजिए, गद्दी का कोई लोभ नहीं है। जिस परिवार से कई प्रधानमंत्री हुए, वो आदमी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, देश बचाने की कवायद लड़ रहा, देश में अमन भाईचारे की लड़ाई लड़ रहा, देश के विकास के रास्ते पर ले जाने की लड़ाई लड़ रहा। अगर इतना नहीं होता खतरा, तो भाजपा के लोग उनकी संसद सदस्यता रद्द नहीं करवाते, आवाज़ को म्यूट नहीं कर दिया जाता। और अडानी के हैं कौन मोदी जी, आप बता तो दीजिए, क्या रिश्ता है अडानी का? जब सीबीआई एसईसी पर छापा मारती है तो अडानी खरीद लेता है, अंबुजा सीमेंट पर मारती है तो अडानी खरीद लेता है, जब बंदरगाहों की देखरेख करने वाली कंपनियों पर छापा मारती है अडानी खरीद लेता है, प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो सारा व्यापार अडानी ले लेता है। तो अडानी पूरे बैंकों का पैसा ले लेकर देश को खोखला कर रहा है। किसी दिन नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की तरह अगर अडानी देश छोड़कर भाग गया तो देश की क्या स्थिति होगी, इसकी क्या गारंटी है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बताना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।